ईरान की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और इसे जितना ध्यान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसराइल ने इस सप्ताहांत ईरान की तेल भंडारण सुविधाओं और ईरान के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र के हिस्सों पर भी हमला किया है। ईरान की अर्थव्यवस्था ने आर्थिक विकास के एक खोए हुए दशक का सामना किया है, जिसे उच्च मुद्रास्फीति के साथ जोड़ा गया है। और कमोडिटी बाजार फिर से खुल रहे हैं। शुक्रवार को इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद उन्हें झटका लगा था। तेल पर सबकी नजरें टिकी हैं। जबकि दुनिया इजराइल के साथ तनाव पर नजर रखे हुए है, ईरान के अंदर एक और बड़ी कहानी सामने आ रही है। कीमतें आसमान छू रही हैं और महंगाई लगभग 50% है। मुद्रा रियाल बुरी तरह से गिर गई है। काले बाजार में अब एक अमेरिकी डॉलर 7 लाख से भी ज्यादा रियाल खरीदता है, जो सिर्फ 7 साल पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। नागरिक परेशान हैं। 30 मिलियन से ज्यादा ईरानी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिन्हें रोटी खरीदने या किराया देने में भी मुश्किल हो रही है। यह संकट सिर्फ प्रतिबंधों या बदकिस्मती की वजह से नहीं है। यह संकट देश के उच्च वर्ग के भ्रष्टाचार और वैश्विक अलगाव के जाल से पैदा हुआ है, जो चुपचाप देश का गला घोंट रहा है। आज हम जानेंगे कि असल में क्या हो रहा है और कैसे ईरान की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया के सबसे समृद्ध संसाधन वाले देशों में से एक है, तड़प तड़प कर मर रही है। आइए सबसे पहले उन मौजूदा समस्याओं पर चर्चा करते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को परेशान कर रही हैं। इस पूरे संकट के केंद्र में ईरानी रियाल है। साल 2018 में आप 70,000 रियाल के बदले $1 ले सकते थे। साल 2025 के मध्य तक यह संख्या बढ़कर 7 लाख से 8 लाख रियाल हो गई है। यह मूल्य में 10 गुना गिरावट है। ईरानियों के लिए इसका मतलब है कि हर बार बाजार जाना एक जुआ है। कुछ साल पहले जो चावल का एक बैग 1 लाख रियाल में मिलता था, अब उसकी कीमत लगभग 10 लाख हो गई है। मजदूरी इसके साथ नहीं बढ़ी है। ज्यादातर मजदूरों की महीने की कमाई लगभग 40 लाख रियाल है, जो मुश्किल से खाने और किराए के लिए ही काफी है। केंद्रीय बैंक ने इसे ठीक करने के लिए और ज्यादा पैसे छापने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। इससे महंगाई और बढ़ गई, जो पिछले कुछ सालों में हर साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। खाद्य पदार्थों की कीमतें तो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, जैसे ब्रेड और खाना पकाने के तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें 2023 से 50% तक बढ़ चुकी हैं। फोन या कार के पुर्जों जैसी आयातित चीजें अब लग्जरी आइटम बन गई हैं, क्योंकि रियाल की विदेशी बाजार में खरीदने की ताकत बहुत कम हो गई है। यह सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि परिवारों को गुजारा करने के लिए खाने के वक्त को छोड़ना पड़ रहा है। कीमतें आसमान छू रही हैं और नौकरियां तेजी से गायब हो रही हैं। आधिकारिक बेरोजगारी दर लगभग 10% है, लेकिन असल में यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। युवाओं के लिए यह आंकड़ा करीब 30% है, क्योंकि 30 साल से कम उम्र के लगभग हर 4 में से 1 ईरानी बेरोजगार है। युवतियों के लिए यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, करीब 42%। ईरान के उद्योग भी बिखर रहे हैं। कार सेक्टर को ही ले लीजिए, जो कभी देश के लिए गर्व का कारण था। साल 2011 में इसने 14 लाख गाड़ियां बनाई थीं और हजारों लोगों को रोजगार दिया था। साल 2024 तक उत्पादन मुश्किल से 10 लाख तक पहुंच पाया, क्योंकि पाबंदियों की वजह से पार्ट्स और बाजार बंद हो गए थे। तबरीज जैसे शहरों में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिससे कुशल कामगार बेरोजगार हो रहे हैं। छोटे कारोबार भी परेशान हैं। इस्फहान में कैफे और दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि लोग खर्च करने की हालत में नहीं हैं। निजी क्षेत्र, जो नौकरियां पैदा कर सकता है, लाल फीताशाही और बैंक ऋणों की कमी से जूझ रहा है। जब कोई व्यवसाय बंद हो जाता है तो सिर्फ मालिक ही नहीं, और भी लोग प्रभावित होते हैं। मजदूरों की मजदूरी चली जाती है, सप्लायर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं और समुदायों की उम्मीद टूट जाती है। असल में इसका असर बहुत बड़ा होता है। इस हताशा ने एक छाया अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। प्रतिबंधों के कारण कानूनी व्यापार लगभग असंभव हो गया है, इसीलिए काला बाजार फल फूल रहा है। यह सिर्फ छोटे मोटे धंधेबाजों की बात नहीं है। संगठित नेटवर्क, जो अक्सर ताकतवर प्रभावशाली लोगों से जुड़े होते हैं, इराक, तुर्की और पाकिस्तान की सीमाओं से दवाइयों से लेकर बेबी फॉर्मूला तक सब कुछ तस्करी करते हैं। काला बाजार बहुत बड़ा है, जिसकी अनुमानित कीमत सालाना $10 अरब है। ईंधन की तस्करी इसका एक बड़ा हिस्सा है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों की मदद चाहिए। हाल ही में हमारे वीडियो एल्गोरिदम में सेंसर किए जा रहे हैं, तो अगर आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें तो यह वाकई में वीडियो को YouTube पर मदद करता है। ईरान का सस्ता सब्सिडी वाला पेट्रोल चोरी छिपे निकालकर पाकिस्तान में भारी मुनाफे के लिए बेचा जाता है। जाहेदान जैसे बॉर्डर शहरों में आप देखेंगे कि ट्रकों में जेरी कैन लदे होते हैं
जो बॉर्डर पेट्रोल से बचते हुए चलते हैं। मुद्रा का काला बाजार तो और भी ज्यादा बेकाबू है। सरकार एक आधिकारिक विनिमय दर तय करती है, लेकिन वो सिर्फ एक कल्पना है। तेहरान के ग्रैंड बाजार में सड़क पर डीलर असली दरों पर डॉलर और यूरो का लेन देन करते हैं, जो कभी कभी आधिकारिक दर से दोगुना या कई गुना ज्यादा होता है। यह महंगाई को बढ़ाता है और सिस्टम पर भरोसा कम करता है। फिर है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। सड़क विक्रेता, बिना रजिस्ट्रेशन वाले टैक्सी चालक और छोटे व्यापारी, ये नौकरियां लोगों को जिंदा रखती हैं, लेकिन ये अस्थिर हैं। एक दिन आप रात के खाने के लिए पर्याप्त कमा सकते हैं और अगले दिन कुछ भी नहीं। यह जीने का बहुत अस्थिर तरीका है और यह बढ़ रहा है। छाया अर्थव्यवस्था लाखों ईरानियों को जिंदा रखती है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है जिससे लोग सिस्टम से बच रहे हैं। एक और छुपी हुई दुनिया बढ़ रही है, जो डिजिटल पैसे पर चलती है और प्रतिबंधों से बचने का रास्ता देने का वादा करती है। ईरान ने व्यापार को जीवित रखने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया है और यह अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को बदल रहा है, भले ही ज्यादातर लोग इसे छू भी नहीं सकते। साल 2024 में ईरान ने लगभग $1 अरब की क्रिप्टो लेन देन की, जो ज्यादातर तुर्की और चीन जैसे देशों के साथ हुई। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यह उन व्यवसायों के लिए जीवन रेखा है जिन्हें वैश्विक बैंकों से काट दिया गया है। सरकार ने भी इसमें हिस्सा लिया। 2019 में क्रिप्टो माइनिंग को वैध कर दिया ताकि पैसे आ सकें। माइनर्स शक्तिशाली कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके डिजिटल कॉइन बनाते हैं और ईरान की सस्ती बिजली इसे एक हॉटस्पॉट बना देती है। 2025 में क्रिप्टो माइनिंग देश की 10% बिजली खा जाती है, जो पूरी शहरों को रोशन करने के लिए काफी है। लेकिन इसमें एक पेंच है। वे माइंस ब्लैकआउट का कारण बनती हैं, जिससे घर और फैक्ट्रियां घंटों तक अंधेरे में डूब जाती हैं। मशहद में 2024 में निवासियों को कई दिनों तक बिजली नहीं मिली क्योंकि माइनर्स ने ग्रिड को ओवरलोड कर दिया था। आम ईरानियों के लिए क्रिप्टो पहुंच से बाहर है। इसके लिए महंगे कंप्यूटर और तकनीकी जानकारी चाहिए, इसलिए ज्यादातर बड़े खिलाड़ी, राज्य से जुड़े फर्म या अमीर व्यापारी ही इससे मुनाफा कमाते हैं। फिर इसमें जोखिम भी है। क्रिप्टो की कीमतें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव करती हैं। एक दिन आपका बिटकॉइन $50,000 का होता है और अगले दिन वह $30,000 का रह जाता है। पिछले साल एक कीमत में भारी गिरावट ने ईरानी क्रिप्टो होल्डिंग्स में $200 मिलियन मिटा दिए। सरकार भी सख्ती कर रही है, अवैध खदानों को बंद कर रही है और बाजार को नियंत्रित करने के लिए ट्रेडर्स को जेल भेज रही है। फिलहाल क्रिप्टो ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद करता है, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। यह पहले से ही डगमगाती अर्थव्यवस्था का एक और अस्थिर हिस्सा है और इससे ज्यादातर लोग पीछे छूट रहे हैं। यह सब मिलकर लाखों ईरानियों को किसी तरह संभाले हुए है, लेकिन यह एक बहुत बड़े घाव पर सिर्फ पट्टी लगाने जैसा है। जहां तस्कर, व्यापारी और सड़क विक्रेता किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, असली सवाल यह है कि ईरान, जो तेल से भरपूर देश है, वह इस मुसीबत से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है। असल में बात इस पर आकर टिकती है कि देश किस हद तक अपने तेल कुओं पर निर्भर है, और जब वह संपत्ति आम लोगों तक नहीं पहुंचती तो क्या होता है। ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो 2024 में रोजाना 3.2 मिलियन बैरल तेल निकाल रहा है, जबकि कड़े प्रतिबंधों के दौरान यह संख्या 2.5 मिलियन बैरल थी। तेल देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसने 2024 में $18 अरब की आमदनी कराई, जिसमें ज्यादातर बिक्री चीन को हुई। लेकिन यह काफी नहीं है। 2025 के मध्य में तेल की कीमतें $70 से $75 प्रति बैरल के आसपास हैं, जो पहले $80 के उच्च स्तर से कम है। ईरान का बजट $80 प्रति बैरल तेल की कीमत पर बनाया गया था, इसलिए इससे कम हर एक डॉलर नुकसान करता है। सरकार ने 2024-25 में तेल से $20 अरब की उम्मीद की थी, लेकिन वे शायद अरबों डॉलर कम पड़ जाएंगे। इसी बीच वैश्विक खाद्य कीमतें बढ़ गई हैं। गेहूं और चावल की कीमतें 2023 की तुलना में 20% ज्यादा हैं और ईरान अपना 60% गेहूं आयात करता है। खाद्य और ईंधन पर सब्सिडी से बजट पर दबाव पड़ता है, जिससे स्कूलों या अस्पतालों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। और भी बुरा यह है कि तेल का एक बड़ा हिस्सा सैन्य खर्च और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे सहयोगियों को समर्थन देने में जाता है। हम इसके बारे में थोड़ी देर में और बात करेंगे। जब ये सब हो रहा है, तब जिन आम ईरानियों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उन्हें इस पैसे में से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तेल सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये ताकत की भी बात है। दशकों तक ईरान ने सड़कों से लेकर पेंशन तक हर चीज के लिए तेल पर ही निर्भर किया। जब दाम ज्यादा थे, जैसे 2014 में एक बैरल का $100, तब सरकार खुलकर खर्च कर सकती थी। लेकिन
जब दाम गिर जाते हैं या पाबंदियां लग जाती हैं तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। पाबंदियां इस कहानी का बड़ा हिस्सा है। 2012 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया और उसे ग्लोबल बैंकों से काट दिया। तेल का निर्यात 3.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 3 मिलियन से भी कम हो गया, जिससे आमदनी में भारी कटौती हुई। 2018 में जब अमेरिका 2015 के न्यूक्लियर समझौते से बाहर निकल गया तो हालात और भी खराब हो गए। ईरान की संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं और भारत और जापान जैसे खरीदार पीछे हट गए। अब ईरान चीन को छूट पर तेल बेचता है, अक्सर बिचौलियों या घोस्ट टैंकरों के जरिए जो ट्रैकर्स से बचते हैं। इससे नकद पैसा तो आता है, लेकिन यह उस रकम का सिर्फ एक हिस्सा है जो वे खुले बाजार में कमा सकते थे। सरकार न तो आयात के लिए भुगतान कर सकती है और न ही बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकती है, इसलिए अर्थव्यवस्था लगातार सिकुड़ती जा रही है। तेल पर निर्भरता की एक और समस्या है। इससे ईरान अतीत में ही अटका रह गया है। जहां दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने तकनीक और विनिर्माण उद्योगों का विकास किया, वहीं ईरान ने कच्चे तेल पर ही जोर दिया। कोई बैकअप योजना नहीं थी। जब प्रतिबंध लगे तो कोई और क्षेत्र नहीं था जो इस कमी को पूरा कर सके। वे फैक्ट्रियां जो कार या इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकती थीं, बंद हो गईं क्योंकि उन्हें पुर्जे नहीं मिल पाए। कुछ वृद्धि के बावजूद तकनीकी क्षेत्र बहुत छोटा है। तेहरान में स्टार्टअप्स 2023 में 20% बढ़े, लेकिन उन्हें फंडिंग की भारी कमी है। पर्यटन, जो लाखों की आमदनी ला सकता है, उस पर प्रतिबंधों और राजनीतिक तनावों की वजह से असर पड़ा है। ईरान के ऐतिहासिक स्थल जैसे परसेपोलिस ने 2016 में जब प्रतिबंधों में डील दी गई थी तब 2 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया था, लेकिन 2024 में सिर्फ 5 लाख ही आए। नई उद्योगों के बिना अर्थव्यवस्था एक टांग वाली स्टूल की तरह है। जब तेल डगमगाता है तो सब कुछ गिर जाता है। तेल ईरान की जीवन रेखा रहा है, लेकिन यह एक जाल भी है। जब दुनिया पीठ फेर लेती है तो वही जीवन रेखा कट जाती है। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने ईरान की तेल बेचने और स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की क्षमता को सीमित कर दिया है, जिससे एक संसाधन समृद्ध देश अपने बिल चुकाने के लिए जूझ रहा है। प्रतिबंधों ने सिर्फ तेल को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने ईरान को बाकी दुनिया से अलग थलग भी कर दिया। वैश्विक बैंकों से कटे होने के कारण ईरान आसानी से व्यापार नहीं कर सकता। यूरोपीय कार निर्माताओं जैसी विदेशी कंपनियां 2018 के बाद बाहर निकल गईं और अपने साथ नौकरियां भी ले गईं। निवेश सूख गया। प्रतिबंधों से पहले ईरान हर साल 5 अरब विदेशी मुद्रा आकर्षित करता था। अब ये 1 अरब से भी कम है। व्यवसायों को आरण नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बैंक या तो दिवालिया हैं या दंड से डरते हैं। इस अलगाव ने स्टील और वस्त्र जैसी उद्योगों को बर्बाद कर दिया है, जो कभी लाखों लोगों को रोजगार देते थे। शिराज में वे वस्त्र कारखाने जो पहले कालीनों का निर्यात करते थे, अब खाली पड़े हैं। सरकार इस अंतर को सब्सिडी देकर भरने की कोशिश करती है, लेकिन यह डूबते जहाज से चम्मच से पानी निकालने जैसा है। सब्सिडी और भ्रष्टाचार वही हैं जहां चीजें वाकई बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। ईरान की सरकार ने लंबे समय से ईंधन, भोजन और दवाओं को सस्ता रखने के लिए सब्सिडी का इस्तेमाल किया है। यह एक अच्छा विचार लगता है, लोगों को बुनियादी चीजें खरीदने में मदद करना, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। सस्ता ईंधन बर्बादी का कारण बना क्योंकि ईरान रोजाना 88 मिलियन लीटर पेट्रोल जला देता है। इसमें से बहुत सा तस्करी में चला जाता है। सब्सिडी पर हर साल 80 अरब खर्च होते हैं, जो लगभग आधा बजट है, और सरकार इसे बनाए नहीं रख सकती। जब तेल की आमदनी कम हो जाती है तो वे उधार लेते हैं या पैसे छापते हैं, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। सब्सिडी में कटौती करना भी आसान नहीं है। साल 2010 में सरकार ने ईंधन सब्सिडी में कटौती करने की कोशिश की और रातों रात दाम दोगुने हो गए। विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और दर्जनों लोग मारे गए। तब से नेता इन्हें छूने से डरते हैं, भले ही सब्सिडी स्कूलों या सड़कों से संसाधन खींच लेती है। यह एक जाल है, इन्हें बनाए रखो तो आप कंगाल हो जाओगे। इन्हें काटो तो दंगे झेलने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार इस सबको और भी बदतर बना देता है। अमीर लोग, जिनमें कुछ सरकार और रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जनता के लिए रखे गए अरबों रुपए हड़प लिए हैं। दवाइयों पर दी जाने वाली सब्सिडी को ही ले लीजिए। हर साल $2 अरब दवाइयों को सस्ता बनाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा तो बस गायब हो जाता है। साल 2023 में एक घोटाले का खुलासा हुआ जिसमें लगभग $4 अरब की चाय आयात फंड की रकम अंदर के लोगों द्वारा चुरा ली गई थी। इंसुलिन जैसी जरूरी दवाइयां अब मुश्किल से मिलती हैं और उनकी कीमतें 200% तक बढ़ गई हैं। ईंधन भी एक और काला गड्ढा है। हर दिन लाखों लीटर ईंधन गायब हो जाता है, जिसे ताकतवर संबंधों वाले नेटवर्क द्वारा काले बाजार में बेचा जाता है। और ये सिर्फ कुछ बुरे लोग नहीं हैं, यही सिस्टम का तरीका है।
राज्य से जुड़े समूह तेल और निर्माण जैसी प्रमुख उद्योगों को बहुत कम निगरानी के साथ नियंत्रित करते हैं। उन्हें टैक्स में छूट और फायदेमंद सौदे मिलते हैं, जबकि छोटे व्यवसायों को पूरा दाम चुकाना पड़ता है। आम ईरानी लोग यह सब देखते हैं और उनका भरोसा उड़ जाता है। जब खेल ही पहले से तय है तो मेहनत करने का क्या फायदा। और भी बुरी बात यह है कि भ्रष्टाचार कोई नई समस्या नहीं है। यह तो दशकों से ईरान की अर्थव्यवस्था के संचालन में ही शामिल रहा है। यह समझने के लिए कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास इतनी ताकत क्यों है, हमें 1969 की इस्लामी क्रांति की ओर देखना होगा, जब देश की पूरी व्यवस्था उलट पलट हो गई थी। 1969 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान में एक राजशाही और मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तेल का कारोबार बड़ा था, लेकिन निजी व्यवसाय बैंकों से लेकर फैक्ट्रियों तक सब कुछ सुचारू रूप से चला रहे थे। विदेशी निवेश आ रहा था और तेहरान जैसे शहर विकास से गुलजार थे। क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। नई सरकार ने बैंकों, तेल क्षेत्रों और कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और एक अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था का वादा किया। लेकिन राज्य के नियंत्रण के कारण बर्बादी और अकार्यक्षमता बढ़ गई। सरकारी कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकीं और निजी व्यवसायों को बाहर कर दिया गया। समय के साथ अंदरूनी लोगों के एक छोटे समूह ने, जिसमें राजनेता, धर्मगुरु और सैन्य अधिकारी शामिल थे, नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने साम्राज्य खड़े किए, मुनाफा कमाया, जबकि अर्थव्यवस्था ठहराव में रही। आज रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पास टेलीकॉम से लेकर अरबों डॉलर की कीमत वाले बंदरगाहों तक हर चीज में हिस्सेदारी है। इस व्यवस्था ने विकास को रोक दिया है और संकट को बढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार सिर्फ लालची अमीरों की बात नहीं है, बल्कि यह इस बड़ी लड़ाई से भी जुड़ा है कि ईरान के भविष्य पर किसका नियंत्रण होगा। देश की राजनीति दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ कट्टरपंथी हैं जो सब कुछ जैसा है वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सुधारवादी हैं जो बदलाव की कोशिश करते हैं लेकिन शायद ही कभी जीत पाते हैं। यही खींचतान एक बड़ी वजह है कि अर्थव्यवस्था जमी हुई है। कट्टरपंथी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड और धार्मिक नेताओं से जुड़े हैं, सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं। वे सुधारों को रोकते हैं, जैसे सब्सिडी में कटौती, क्योंकि उन्हें विरोध या अपनी पकड़ खोने का डर रहता है। साल 2023 में उन्होंने ईंधन सब्सिडी कम करने की योजना को खारिज कर दिया, जबकि इससे 10 अरब डॉलर की बचत हो सकती थी। सुधारवादी, जिन्हें युवाओं और शहरी लोगों के बीच ज्यादा समर्थन मिलता है, व्यापार खोलना और तकनीक में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किनारे कर दिया जाता है। साल 2021 में एक कट्टरपंथी राष्ट्रपति के चुनाव ने हालात और खराब कर दिए। आर्थिक योजनाएं ठप हो गईं और विदेशी वार्ताएं भी नाकाम रहीं। इस गतिरोध ने सभी को निराश कर दिया। तेहरान में लोग नेताओं की बहस से परेशान थे, जबकि कीमतें आसमान छू रही थीं। 2025 में 1 अरब डॉलर के घोटाले को लेकर वित्त मंत्री पर महाभियोग चलाया गया, जो जवाबदेही के लिए एक दुर्लभ जीत थी, लेकिन इससे व्यवस्था ठीक नहीं हुई। कट्टरपंथी अब भी अपने सहयोगियों की रक्षा करते हैं और सुधारवादी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह संघर्ष हर बड़े फैसले को आकार देता है, चाहे वो सब्सिडी हो या विदेशी सौदे। इसी वजह से भ्रष्टाचार पनपता है और परिवारों की परेशानियां बनी रहती हैं। जब तक यह विभाजन कम नहीं होता, ईरान की अर्थव्यवस्था ऐसे ही जूझती रहेगी, और जो गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा है वह कभी भी फूट सकता है। तो जब पूछा जाता है कि ईरान इस हालत में कैसे पहुंचा, तो जवाब है कि यह बुरी पसंद और बुरी किस्मत का मेल है। तेल पर निर्भरता ने अर्थव्यवस्था को कमजोर बना दिया, प्रतिबंधों ने व्यापार और नकदी को रोक दिया, सब्सिडी और भ्रष्टाचार ने संसाधनों को चूस लिया। 1969 की क्रांति का समानता का वादा एक ऐसे सिस्टम में बदल गया जहां अमीर लोग फल फूल रहे हैं और बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं। नतीजा यह है कि देश गिरावट की ओर है और इसका कोई आसान हल नहीं है। लेकिन असली त्रासदी आंकड़ों में नहीं है, बल्कि उन जिंदगियों में है जो इस संकट की वजह से पूरी तरह बदल गई हैं। ईरान भर के परिवार परेशान हैं। मशाहद में लोग सब्सिडी वाले ब्रेड के लिए सुबह सुबह लाइन में लग जाते हैं, लेकिन दोपहर तक अक्सर बेकरी में ब्रेड खत्म हो जाती है। जो ब्रेड 2020 में 10,000 रियाल की थी, अब उसकी कीमत 50,000 हो गई है। चावल और खाना पकाने का तेल राशन में मिलता है और मांस तो बहुत ही कम मिल पाता है। ग्रामीण इलाकों में हालत और भी खराब है। जलवायु परिवर्तन के कारण जिंदगी और मुश्किल हो गई है, खासकर किसानों और शहर में काम करने वालों के लिए। खुजेस्तान जैसे प्रांतों में सूखे की वजह से 2020 से अब तक खेती की पैदावार 20% तक घट गई है। जो नदियां पहले फसलों को पानी देती थीं, वे सूख रही हैं और खेत धूल में बदलते जा रहे हैं। खुजेस्तान के किसान, जो कभी ईरान का अन्न भंडार था, अपनी जमीन छोड़ रहे हैं और अवाज जैसे शहरों में जा रहे हैं जहां नौकरियां बहुत कम हैं। केरमान में पिस्ता किसान, जो ईरान के 1 अरब पिस्ता निर्यात का 80% आपूर्ति करते हैं, वे पानी के पंप नहीं खरीद सकते, जिनकी कीमत 2023 की तुलना में 30% ज्यादा हो गई है। शहर भी सुरक्षित नहीं है। तेहरान को 2024 में पानी की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे रेस्तरां जैसी व्यवसायों को जल्दी बंद करना पड़ा और करोड़ों का नुकसान हुआ। सीस्तान में
धूल भरी आंधियों ने हफ्तों तक व्यापार मार्गों को बंद कर दिया, जिससे ट्रक चालकों को बेरोजगार होना पड़ा। सरकार का अनुमान है कि उसे $5 अरब की जरूरत है सिंचाई और जल प्रणालियों को ठीक करने के लिए, लेकिन पैसे नहीं हैं। वर्षों की कुप्रबंधन, जैसे नदियों को नुकसान पहुंचाने वाले बांध बनाना, ने स्थिति और भी खराब कर दी। जलवायु परिवर्तन सिर्फ भविष्य की समस्या नहीं है, यह अभी यही है, और यह और अधिक परिवारों को गरीबी में धकेल रहा है। ग्रामीण गांव खाली हो रहे हैं और शहर इस दबाव के नीचे झुक रहे हैं। अगर ईरान कार्रवाई नहीं करता तो यह खराब अर्थव्यवस्था को एक आपदा में बदल सकता है, जिससे और भी लोग अपना घर और अपनी उम्मीद खो सकते हैं। कई लोग अपने खेत छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन तेहरान जैसे शहरी इलाके भरे हुए हैं और नौकरियां बहुत कम हैं। रिहाइश एक बुरा सपना है। तेहरान में एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए 25 लाख रियाल प्रतिमाह लगता है, जो औसत वेतन का आधा है। वेतन 2020 से नहीं बढ़े हैं, जबकि किराए 3 गुना हो गए हैं। युवाओं के लिए बाहर जाकर रहना संभव नहीं है, जिससे शादियां और परिवार शुरू करने के सपने टल रहे हैं। शिक्षा भी कोई रास्ता नहीं दिखाती। ईरान की आबादी युवा और शिक्षित है। 40% युवाओं के पास विश्वविद्यालय की डिग्री है, लेकिन स्नातक अक्सर कर्ज और नौकरियों में फंस जाते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री आपको टैक्सी ड्राइवर की नौकरी दिला सकती है, करियर नहीं। साल 2024 में 60% स्नातक बेरोजगार या कम योग्य नौकरियों में थे। महिलाओं को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ 14% ईरानी महिलाएं काम करती हैं, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। सांस्कृतिक बाधाएं और आर्थिक कटौतियां उन्हें कड़ी चोट पहुंचाती हैं। जब व्यवसाय अपने कर्मचारियों की संख्या घटाते हैं, तो महिलाएं अक्सर सबसे पहले निकाली जाती हैं। ग्रामीण समुदाय भी संघर्ष कर रहे हैं। गांवों में सड़कें, क्लिनिक या स्कूल नहीं हैं, और किसान बीज या खाद खरीदने में असमर्थ हैं, जिसकी कीमत 2023 की तुलना में 30% अधिक है। तेहरान जैसे शहरों में अधिक निवेश होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। यह अंतर बहुत स्पष्ट है और इससे नाराजगी बढ़ रही है। युवाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। भारी बेरोजगारी दर के कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आता है। सोशल मीडिया पर उनकी कहानियां भरी पड़ी हैं, जहां स्नातक छात्र यह पोस्ट करते हैं कि उन्होंने 200 नौकरी के आवेदन भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह निराशा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि खतरनाक भी है। यह लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है, और ईरान की सरकार इस दबाव को महसूस कर रही है। इन संघर्षों का बोझ, खाली बटुए, बेरोजगार स्नातक और गायब होते सपने ईरानियों को उनकी सीमा तक धकेल रहा है। देश भर में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी निराशा को बदलाव की मांग में बदल रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन नए नहीं हैं, लेकिन अब ये और तेज हो रहे हैं और ये ईरान की जड़ें हिला रहे हैं। साल 2022 में पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत ने पूरे देश में रैलियों को जन्म दिया। आर्थिक परेशानियां इसका बड़ा कारण थीं। लोग पहले से ही महंगाई और नौकरियों को लेकर गुस्से में थे। पहले के विरोध, जैसे 2019 में ईंधन की कीमतों को लेकर और 2023 में खाद्य संकट को लेकर हुए प्रदर्शन, उसी पैटर्न को दिखाते हैं। 2024 में नई लहरें गुआम और तब्रीज जैसे शहरों में पहुंची, जहां भीड़ महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा रही थी। सोशल मीडिया वीडियो में सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखती है। कुछ लोग टायर जला रहे हैं, तो कुछ दंगा पुलिस का सामना कर रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया खड़ी रही है। 2022 में कार्रवाई के दौरान 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों को जेल में डाल दिया गया था। 2024 में दर्जनों और लोगों की जान चली गई, लेकिन दमन ने गुस्से को नहीं रोका है। लोग उस व्यवस्था से तंग आ चुके हैं जो उनकी जिंदगी से ज्यादा सत्ता की परवाह करती है। यह अशांति और बढ़ सकती है, और यह आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है। एक और संकट उभर रहा है जो हालात को और खराब कर रहा है। ऊर्जा की कमी। ईरान के पास विशाल तेल और गैस भंडार हैं, लेकिन वहां बिजली की कमी हो रही है। साल 2024 में देश को 350 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे बिजली कटौती और फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। साल 2024-25 की सर्दी बहुत कठोर थी, जिसमें माजंदारान जैसे उत्तरी प्रांतों में घरों में कई दिनों तक हीटिंग नहीं थी। सीमेंट से लेकर स्टील तक की इंडस्ट्रीज ने उत्पादन रोक दिया, जिससे हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं। समस्या क्या थी? गैस क्षेत्रों और पाइपलाइनों में वर्षों से कम निवेश हुआ, साथ ही नई तकनीक पर लगे प्रतिबंध भी थे। ईरान अपने गैस का अधिकांश हिस्सा घरेलू उपयोग में जला देता है, जिससे निर्यात या उद्योग के लिए बहुत कम बचता है। बिजली कटौती उन लोगों को और परेशान कर देती है जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, और ये विरोध प्रदर्शनों के लिए एक और वजह बन जाती है। ईरान का अपने क्षेत्रीय सहयोगियों पर खर्च भी एक और बोझ है। सरकार हर साल लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इराक में मिलिशिया जैसे समूहों को $1.6 अरब भेजती है। 2011 से
ईरान ने सीरिया की सरकार का समर्थन करने में 50 अरब डॉलर खर्च किए हैं। यह पैसा स्कूलों की मरम्मत, अस्पताल बनाने या खाने पर सब्सिडी देने में इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इसे विदेशों में प्रभाव बनाए रखने के लिए भेजा जाता है। ईरानियों के लिए यह कड़वी दवा है। जब परिवार खाना नहीं खा सकते तो युद्धों के लिए फंड क्यों दिया जाए? यह खर्चा प्रतिबंधों को भी बनाए रखता है, क्योंकि अमेरिका और अन्य देश ईरान के इन समूहों को समर्थन देने को निशाना बनाते हैं। यह एक चक्र है। विदेशी खर्च अलगाव को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक फंदा और कस जाता है। यह सब एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, लेकिन ईरान क्या कर सकता है? खैर, सब कुछ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आइए कुछ विचारों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, आर्थिक सुधार बेहद जरूरी है। सब्सिडी में कटौती करने से अरबों की बचत हो सकती है। इस समय ईंधन और खाद्य सब्सिडी हर साल 80 अरब खर्च कर देती है। इन्हें धीरे धीरे खत्म करना, जैसा कि तुर्की ने 2000 के दशक में किया था, नौकरियों या बुनियादी ढांचे के लिए धन को मुक्त कर सकता है। लेकिन यह मुश्किल है। लोग सस्ते ब्रेड और गैस पर निर्भर करते हैं और कटौती से विरोध प्रदर्शन भड़क उठते हैं। सरकार गरीबों को नकद भुगतान देकर इस झटके को कम कर सकती है, जैसा कि जॉर्डन ने 2018 में किया था। वहां यह तरीका सफल रहा, अशांति कम हुई और पैसे की भी बचत हुई। अब ईरान ने 2010 में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन खराब योजना के कारण वहां अफरा तफरी मच गई थी। इस बार उन्हें इसे सही तरीके से करना होगा। भ्रष्टाचार से लड़ना भी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में ईरान 180 देशों में से 147वें स्थान पर है। हर साल अरबों रुपये अमीरों की जेब में गायब हो जाते हैं। हालांकि वित्त मंत्री को बर्खास्त करना सही दिशा में एक कदम था, लेकिन उन्हें और भी बहुत कुछ करना होगा। वास्तविक बदलाव का मतलब है बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना, जैसे कि रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी कंपनियां जो अर्थव्यवस्था के 20% हिस्से को नियंत्रित करती हैं। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि उन कंपनियों का राजनीतिक प्रभाव है। फिर भी सार्वजनिक ऑडिट या व्हिस्लर ब्लोअर सुरक्षा जैसे छोटे कदम विश्वास को फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं। मलेशिया ने 2010 के दशक में भ्रष्टाचार पर सख्ती की और चुराए गए 4 अरब की राशि वापस पाई। ईरान इससे सीख सकता है। अर्थव्यवस्था में विविधता लाना एक दीर्घकालिक समाधान है। ईरान का टेक सेक्टर एक उज्जवल पक्ष है। तेहरान में स्टार्टअप्स, जैसे कि एक राइड शेयरिंग ऐप जिसका नाम स्नैप है, ने 2023 में 20% की वृद्धि की, जिससे 10,000 नौकरियां पैदा हुईं। लेकिन उन्हें फंडिंग और कम कागजी कार्रवाई की जरूरत है। सरकार टैक्स में छूट या शुरुआती पूंजी दे सकती है, जैसा कि सिंगापुर ने अपने टेक हब के लिए किया था। पर्यटन एक और सोने की खान है। ईरान के ऐतिहासिक स्थल जैसे प्राचीन शहर परसेपोलिस अगर प्रतिबंधों में डील मिले तो लाखों लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। साल 2016 में 2 मिलियन पर्यटकों ने $3 बिलियन की आमदनी कराई थी। साल 2024 में यह उसका आधा रह गया। होटलों और गाइड्स में निवेश करने से इसे बढ़ावा मिल सकता है। अब इन विचारों को समय लगेगा, लेकिन ये ईरान को तेल पर कम निर्भर बना देंगे। अर्थव्यवस्था में विविधता लाना एक सपना जैसा लगता है, लेकिन ईरान के पास इसके कुछ हिस्से पहले से ही मौजूद हैं। बस वे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हालात को बचा सकें। तेल के अलावा पेट्रोकेमिकल्स और कृषि जैसी इंडस्ट्रीज भी पैसा कमा रही हैं, और अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ये जीवन रेखा साबित हो सकती है। साल 2024 में पेट्रोकेमिकल्स ने $14 अरब कमाए, जिसमें प्लास्टिक और उर्वरक भारत जैसे देशों को बेचे गए। ये छोटी रकम नहीं है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से बड़े बाजार बंद हैं और फैक्ट्रियों को आधुनिक उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं। कृषि एक और उज्जवल क्षेत्र है, जिसमें 18% ईरानी लोग काम करते हैं। ईरान में गेहूं से लेकर केसर तक सब कुछ उगाया जाता है, और इसके पिस्ता और कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन किसान परेशान हैं। करमान जैसे इलाकों में पानी की कमी का मतलब है कम फसलें, और शिपिंग प्रतिबंधों के कारण 2024 में निर्यात लागत 25% बढ़ गई। फिर खनन भी है। ईरान के पास तांबा और लोहा के बड़े भंडार हैं, जिनकी कीमत सालाना लगभग $3 अरब है, लेकिन पुराने उपकरण और लाल फीता शाही के कारण यह उद्योग छोटा ही रह गया है। यज़्द के एक किसान को लीजिए। वह अनार उगाता है, लेकिन विश्वसनीय पानी या निर्यात समझौते न होने के कारण वह स्थानीय स्तर पर बहुत कम दामों में बेच रहा है। सरकार सिंचाई में निवेश करके या व्यापार बाधाओं को कम करके मदद कर सकती है, जैसा कि तुर्की ने अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया था। ये उद्योग ईरान की संभावनाओं को दिखाते हैं, लेकिन ये अभी ठहरे हुए हैं। अगर प्रतिबंधों में डील दी जाए या फंडिंग मिले तो ये लाखों नौकरियां पैदा कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक झलक है कि क्या हो सकता है अगर सिस्टम इन्हें बढ़ने दे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रतिबंध हटा लिए जाएं
तो ईरान तेल को स्वतंत्र रूप से बेच सकता है और 50 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति तक पहुंच सकता है। 2015 की परमाणु डील ने साबित कर दिया कि यह तरीका काम करता है। मुद्रास्फीति एक साल में 35% से घटकर 9% हो गई और पर्यटन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। लेकिन 2018 में अमेरिका के बाहर निकलने से वह प्रगति रुक गई। सौदे को फिर से शुरू करने की बातचीत 2024 में रुक गई और 2025 में ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के साथ राहत मिलना अभी दूर लगता है। चीन एक जीवन रेखा है जो रोजाना 1.2 मिलियन बैरल तेल खरीदता है और बंदरगाहों में निवेश करता है। लेकिन यह एक कठिन साझेदार है जो भारी छूट की मांग करता है। रूस और तुर्की भी ईरान के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन वे पश्चिमी बाजारों की जगह नहीं ले सकते। अमेरिका या यूरोप के साथ तनाव कम करने से व्यापार के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन करने के कारण ईरान अलग थलग रहता है। यह एक मुश्किल स्थिति है। कूटनीति मदद कर सकती है, लेकिन राजनीति इसे कठिन बना देती है। इन समाधानों के सामने बड़ी बाधाएं हैं। ईरान की सरकार के कट्टरपंथी डरते हैं कि सुधार से उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, इसीलिए वे लगातार फायदेमंद योजनाओं को रोकते रहते हैं, जैसा उन्होंने 2023 में किया था। प्रतिबंध और कड़े हो रहे हैं। 2025 में अमेरिका ने ईरान के बैंक और तेल व्यापार पर नए दंड लगाए। भू राजनीतिक तनाव जैसे कि यमन के संघर्ष में ईरान की भूमिका उसे पश्चिमी देशों से दूर बनाए रखता है। फिर देरी की मानवीय कीमत भी है। ईरान में 5 मिलियन से अधिक अफगान शरणार्थी रहते हैं, जिससे शहरों और नौकरियों पर दबाव पड़ता है। अगर अर्थव्यवस्था और खराब होती है तो और अधिक ईरानी भाग सकते हैं, जिससे तुर्की और इराक में शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। तो इन सभी बाधाओं और समस्याओं के साथ विशेषज्ञ क्या सोचते हैं? कुछ लोग उम्मीद देखते हैं। ईरान की जीडीपी 2024 में 2.2% बढ़ी, जो तेल और पेट्रोकेमिकल्स के कारण थी। अगर तेल $70 प्रति बैरल से ऊपर रहता है तो ईरान किसी तरह गुजारा कर सकता है। टेक सेक्टर और छोटे व्यवसाय मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन सकारात्मक संकेतों के बावजूद अन्य विशेषज्ञ कम आशावादी हैं। अगर रियाल गिरता रहा तो 2026 तक हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है। अगर प्रतिबंध और खड़े हुए तो बेरोजगारी 15% तक पहुंच सकती है। इसी के साथ विरोध प्रदर्शन एक अनिश्चित कारक है। अगर ये बढ़ते हैं तो ये सुधार के लिए मजबूर कर सकते हैं या फिर और सख्त कार्रवाई का कारण बन सकते हैं, जैसे कि 2022 में हुआ था जब करीब 600 लोग मारे गए थे। किसी भी तरह बदलाव आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये कितना उलझा हुआ होगा। जो समझना जरूरी है वो ये है कि ये संकट सिर्फ ईरान की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की है। ईरान दुनिया के कुल तेल का 3% सप्लाई करता है। साल 2024 में हॉर्मुज़ जलड़ मरुमध्य में डर की वजह से जहां से 20% तेल गुजरता है, तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गई थीं। अगर अशांति के कारण ईरान के तेल क्षेत्र बंद हो जाते हैं तो टोक्यो से न्यूयॉर्क तक गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पहले ही इजराइल के साथ चल रही तनातनी ने एक हफ्ते के अंदर वैश्विक कीमतों को हिलाकर रख दिया है। यमन से लेकर सीरिया तक संघर्षों में ईरान की भूमिका उसकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक सुरक्षा से जोड़ती है। 2011 से सीरिया को दी गई अरबों की सहायता ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। अगर विरोध प्रदर्शन ईरान को अस्थिर कर देते हैं तो प्रॉक्सी समूह उग्र हो सकते हैं और लड़ाइयों को बढ़ा सकते हैं। शरणार्थियों का प्रवाह एक और जोखिम है। 5 मिलियन अफगान और बढ़ती ईरानी प्रवासी आबादी पड़ोसी देशों पर दबाव डाल रही है। तुर्की पहले से ही 4 मिलियन शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है और अधिक शरणार्थी संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में ईरान की स्थिति क्या है? वर्षों से तेल पर निर्भरता, भ्रष्टाचार और अलगाव ने इसे कगार पर ला खड़ा किया है। महंगाई, बेरोजगारी और चीजों की कमी परिवारों को बुरी तरह से दबा रही है। प्रदर्शन दिखाते हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन सरकार सुधार और दमन के बीच फंसी हुई है। सब्सिडी में कटौती, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और नई उद्योगों जैसी समाधान मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बड़े बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मानव पीड़ा, भूखे बच्चे, बेरोजगार स्नातक, उजड़े हुए गांव दिल तोड़ने वाली है। दुनिया इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। ईरान के लोग एक ऐसे भविष्य के हकदार हैं जहां वे रोटी खरीद सकें और बेहतर दिनों का सपना देख सकें। क्या उन्हें यह मिलेगा, या क्या यह संकट ऐसा अराजकता पैदा करेगा जो पूरे क्षेत्र को हिला दे? यही सवाल है और इसका जवाब हम सभी को प्रभावित करेगा। देखने के लिए धन्यवाद।